हेलो फ्रेंड्स, आई एम रितेश चांडक। आज हम लोग हमारे सेकंड लेक्चर को भी स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेसिकली हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था हिस्ट्री, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था, किन लोगों ने इसे बनाया था और कब से ये इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके बाद हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट और हमने उसके नेचर के बारे में भी जाना था। आज जो हमारा इस लेक्चर का टॉपिक होगा वो होगा एग्रीमेंट, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आपके सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल के हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ने वाले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मीन बाय एग्रीमेंट। दोस्तों, जैसे आप अभी स्लाइड में देख रहे हैं, एग्रीमेंट एक बहुत बड़ी टर्म है। आई विल से इट इज अ वाइड टर्म। क्यों? क्योंकि इसमें लीगल एग्रीमेंट भी आ सकते हैं और सोशल एग्रीमेंट भी आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो हमें वो लीगल ही लगेगा। चलिए हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म एग्रीमेंट हैज बीन गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दोस्तों, अगर आप एग्जाम में सेक्शन के साथ अगर लिखते हो कोई आंसर तो बहुत अच्छे मार्क्स कवर होते हैं। तो देखिए सेक्शन 2 क्लॉज ई में क्या लिखा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं, हम लोग इसको पार्ट्स में डिवाइड करके समझ लेते हैं। पहले तो बोला गया है एवरी प्रॉमिस, तो हम लोग नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें हम लोग प्रॉमिस की डेफिनेशन देख लेंगे। ओके, तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, इसमें एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है कि सिंगल प्रॉमिस होगा। इट मे पॉसिबल देयर मस्ट बी 2, 3, 4 प्रोमिसेस। एक ही एग्रीमेंट में 4-5 प्रोमिसेस हो सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यू हैव बुक द ट्रेन टिकट, एसी टिकट। ओके, एसी 2 टायर का टिकट अगर आपने बुक किया है तो आपने क्या किया, और आपने मान लीजिए कि आपका मुंबई से दिल्ली का टिकट बुक किया है, तो आपके साथ में आपने उस एग्रीमेंट में क्या क्या प्रोमिसेस ट्रेन डिपार्टमेंट मतलब रेलवे डिपार्टमेंट ने आपके साथ किए कि आपको वो जिस टाइम पे आपने ट्रेन टिकट बुक किया है, जो भी आपका टाइम होगा ट्रेन का, रेलवे का, उस टाइम पे वो प्रॉपरली ट्रेन आपके रेलवे स्टेशन पे आएगी जहां पे भी आपने डिसाइड किया है। वहां से वो आपको प्रॉपरली सारी सेफ्टी के साथ, अगर आपने एसी का टिकट बुक किया है तो आपको सारी फैसिलिटीज के साथ, और जो आपका वहां पे दिल्ली में जो आपका टाइमिंग होगा वहां पे बराबर पहुंचा देगी। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे प्रोमिसेस आ गए। इसीलिए कह रहे हैं हम लोग कि एग्रीमेंट में इट मे पॉसिबल सिंगल प्रॉमिस भी हो सकता है और सेट ऑफ प्रोमिसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे सेट ऑफ प्रोमिसेस प्रॉपरली जिस टाइम पे लिखा है उस टाइम पे रेलवे स्टेशन पे आना है। सेकंड, आपको प्रॉपरली जितना भी आपने पैसा, मतलब आपने अगर एसी क्लास का टिकट बुक किया है तो आपको अंदर सारी फैसिलिटीज मिलना चाहिए, एसी शुरू होना चाहिए, जो भी आपको अंदर फैसिलिटी मिलती है वो सारी मिलना चाहिए। नेक्स्ट, जो टाइम फिक्स है वो टाइम पे दिल्ली में भी पहुंचना चाहिए। तो इसको कहेंगे हम लोग सेट ऑफ प्रोमिसेस। अगर इसमें से बीच में कुछ भी नहीं मिलता है हमें, तो हम लोग उससे प्रॉपरली कहेंगे कि उन्होंने कुछ तो भी मिस्टेक हो गया। अब एग्जाम्पल लीजिए, आपको प्रॉपरली टाइम पे रेलवे आ तो गई, लेकिन अंदर जैसे आप गए आपको पता चला कि एसी तो बंद है, आपने तो एसी के पैसे दिए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। यही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले कि बेसिकली एग्रीमेंट और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए वापस डेफिनेशन एक बार, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, यहां तक हो गया, सिंगल प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस। आगे बढ़िए, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो अभी जो भी स्टूडेंट इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, या जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवाइज के लिए, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। आपने अगर ट्रेन का टिकट बुक किया है तो डिपार्टमेंट ने आपके साथ में क्या प्रोमिस किया कि वो सारे फैसिलिटीज आपको देने वाले हैं। ये उनके ऊपर, आपके लिए उनके ऊपर ऑब्लिगेशन और आपके लिए कंसिडरेशन है। रेलवे डिपार्टमेंट के लिए कंसिडरेशन जो आपने टिकट के पैसे दिए। तो मतलब दोस्तों, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, उसी को हम लोग वैलिड एग्रीमेंट कहेंगे। अगर कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उसे हम लोग वैलिड एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। और एक चीज दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है तो हमें लीगल एग्रीमेंट लगेगा। बेसिकली एग्रीमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक सोशल भी हो सकता है, सोशल डोमेस्टिक ले लीजिए, और एक होता है लीगल भी हो सकता है। तो सोशल एग्रीमेंट और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, छोटा सा डिफरेंस के लिए मैंने एक बहुत अच्छी केस स्टडी इसी चैनल पे कवर किया है, आप इस वीडियो होने के बाद उसे चेक कर सकते हैं। और वो काफी फेमस केस है, उसका नाम है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, बेल्फोर एंड बेल्फोर। वो श्रीलंका से घूमने जाते हैं, इंग्लैंड घूमने जाते हैं। वहां पे हस्बैंड इंजीनियर है, जॉब कर रहा है, इंजीनियरिंग है वो, और वो जॉब करता है। वो वहां घूमने जाते हैं। वहां पे घूमने के बाद अचानक से वाइफ की तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है और उन्हें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अभी आपके लिए ट्रैवल करना मुनासिब नहीं है। तो वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप यहीं पे रुक जाइए।
हस्बैंड कहता है कि चलो वाइफ आप यहीं पे रुक जाओ, मैं आपको हर मंथली कुछ ना कुछ पैसे भेजते रहूंगा फॉर मेंटेनेंस। वो वापस श्रीलंका आ जाता है, वो कुछ मंथ तक पैसे भेजता भी है, लेकिन फिर अचानक से भेजना बंद कर देता है। उसकी वाइफ मतलब बेल्फोर उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर देती है। तो जजमेंट क्या आता है, कोर्ट का डिसीजन क्या आता है, इट्स अ सोशल नेचर ऑफ एग्रीमेंट, इट्स अ डोमेस्टिक नेचर ऑफ एग्रीमेंट, ये लीगल एग्रीमेंट नहीं है। देखिए एग्रीमेंट है लेकिन लीगल नहीं है। तो इसीलिए कहा मैंने आपको कि एग्रीमेंट बहुत बड़ी वाइड टर्म है, एक उसे समझना होगा। हमें इस एक्ट में सिर्फ लीगल एग्रीमेंट के बारे में ही बात करना है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले प्रॉमिस की डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय प्रॉमिस, क्योंकि हमें एग्रीमेंट में था एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रॉमिस मतलब क्या होता है। बेसिकली प्रॉमिस मतलब सिंपल टर्म में अगर बताओ मैं, जैसे यहां पे दिया है आपके सामने, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब एक पर्सन किसी को ऑफर करता है और सामने वाला पर्सन उसे एक्सेप्ट कर लेता है, इट बिकम्स प्रॉमिस। जैसे अगर मैं ऑफर कर रहा हूं, विल यू परचेस माई बाइक, और जिसको मैंने ऑफर दिया वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो दैट्स कॉल्ड प्रॉमिस। देखिए डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज बी में दिया है, व्हेन द पर्सन टू हुम, मतलब जिसे ऑफर किया गया है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल लीजिए, ऑफर लीजिए, वन ऑफ द सेम थिंग। ऑफर इज मेड मतलब जिस पर्सन को ऑफर किया गया है, मेड सिग्निफाइज इज एसेंट, क्या बता रहा है, वो अपनी एसेंट दे रहा है, मतलब वो हाँ कह रहा है उस ऑफर के लिए। देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, जिस पर्सन को आपने प्रपोजल दिया था, जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया था, अगर वो पर्सन उसके लिए एसेंट दे देता है, इट बिकम्स प्रॉमिस। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। इतना इजी डेफिनेशन है दोस्तों। चलिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि एग्जांपल लेने से लॉ जल्दी समझ में आता है। सपोज आई ऑफर, विल यू परचेस माई मोबाइल, अमित विल यू परचेस माई मोबाइल। अब मैंने किसको ऑफर दिया है, अमित को, तो अमित ही इसके लिए हाँ कह सकता है। अगर सुमित इसके लिए हाँ कहेगा तो वो हमारा प्रॉमिस नहीं होगा। ये सब कुछ हम लोग हमारे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में पढ़ने वाले। बेसिकली अभी आप इतना समझ लीजिए, प्रॉमिस मतलब जिस पर्सन को ऑफर किया गया है वही पर्सन उसे एक्सेप्ट करेगा। अगर वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, इट बिकम्स प्रॉमिस। और फिर से अपनी डेफिनेशन देखिए, फिर से अपना एग्रीमेंट का डेफिनेशन याद कीजिए। प्रॉमिस, सिंगल प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस, नंबर ऑफ प्रॉमिसेस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों पार्टी के लिए कुछ ना कुछ मिलने वाला है, दैट्स कॉल्ड एग्रीमेंट। तो दोस्तों ऑफर, उसके बाद एक्सेप्टेंस, उसके बाद प्रॉमिस, और प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन आ जाता है तो दैट बिकम्स एग्रीमेंट। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको प्रॉमिस समझ गया होगा। दोस्तों अभी आपके सामने जो स्लाइड आई है, अगर आप याद कर लो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बहुत इजीली याद हो जाएगी। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, तो बहुत इजीली लिख पाओगे आप। बेसिकली हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी चीज चाहिए, ऑफर। जैसे आपके सामने अभी दिख रहा है, सबसे पहले जब ऑफर आ गया, हम लोग ऑफर अभी पढ़ेंगे, इसके बाद जैसे आपने स्टडी का मॉड्यूल दिया है वैसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ऑफर चाहिए, राइट। किसी पर्सन ने किसी सेकंड पर्सन को, मतलब किसी और को ऑफर देना चाहिए, वो ऑफर को उसने एक्सेप्ट भी करना चाहिए। जिस पर्सन को ऑफर दिया गया उसने उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। अब वो ऑफर के एक्सेप्टेंस के बाद में इट बिकम्स प्रॉमिस। अगर वो प्रॉमिस के साथ, मतलब प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन आ जाता तो इट बिकम्स एग्रीमेंट। और हमने जैसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था, एग्रीमेंट के साथ में अगर एनफोर्सेबिलिटी आ जाती है तो इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारा एक, मैं कहूंगा इसे एक कॉन्ट्रैक्ट का ये एक स्टेप्स हो गया। सबसे पहले ऑफर चाहिए, उसके बाद उसका एक्सेप्टेंस चाहिए, एक्सेप्टेंस होते से ही वो बन जाएगा प्रॉमिस, प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन है तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये स्लाइड आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम में क्वेश्चन लिखने, एग्जाम में आंसर्स लिखने के लिए। दोस्तों अब जो स्लाइड आई है इसमें हम लोग जो डायग्राम देख रहे हैं, और इसके ऊपर आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाली स्लाइड में हमने एक लीगल स्टेप्स देखे थे कि क्या क्या होना चाहिए। उसमें हमने ये भी देखा था कि पहले एग्रीमेंट बनेगा, उसके बाद अगर उस पर एनफोर्सेबिलिटी है तो इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो छोटी सी डायग्राम यहाँ पे बनी है, अगर ये अपने दिमाग में आप बिठा लो तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख पाओगे। अब मैं इसके बाद जो आने वाली उस स्लाइड के बता देता हूँ कि बेसिकली अगर एग्रीमेंट में इसेंशियल एलिमेंट्स है, आपका एग्रीमेंट तो हो गया। एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस
कंसिडरेशन। ये हो गया आपका एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में इसेंशियल कंडीशंस है, इसेंशियल एलिमेंट्स है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, तो इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज इट जस्ट एन एग्रीमेंट। अभी हम लोग यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट तो सोशल नेचर के भी होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जो लीगल नेचर के एग्रीमेंट होगा वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? पहले एग्रीमेंट ही होते हैं, बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट। तो ये छोटा सा एक स्टेटमेंट है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको इसके डेफिनेशन लिखना होगा और इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखना होगा, और ये छोटी सी डायग्राम भी अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लीजिए। सो दोस्तों, अभी हमने इस लेक्चर में देखा व्हाट इज मीन बाय एग्रीमेंट, व्हाट इज मीन बाय प्रॉमिस, और एक लीगल स्टेप्स क्या होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। और हमने देखा कि ऑल एक स्टेटमेंट जो आपको हमेशा एग्जाम में आता है, ऑल द एग्रीमेंट्स नहीं, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में जो आएंगे, थर्ड लेक्चर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।